गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। कोरोना की केसेस बहुत बढ़ते जा रही हैं। प्रिकॉशंस लीजिए, घर पे रहिए और हाँ, एडमिशन्स कर लीजिए फीस भर के, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, काफ़ी बच्चों का तो हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चे का तो खुद से फ़ोन ही नहीं आ रहा है। फिर मैं फ़ोन करूँगा तो बोलेंगे कि सर मुझे तो करना ही नहीं है या मुझे देखना है बाद में। टाइम पास मत कीजिए। 11th-12th ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। हाँ, कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ क्वेरीज जा रही है तो आप बताइए, इधर उधर टाइम पास मत कीजिए। हमारे यहाँ के बच्चों की खासियत है कि यही सबसे पहले होता है टाइम पास, और फिर बच्चे दिवाली के बाद आते हैं कि सर हमने यहाँ लगाई थी, हमारे पैसे वेस्ट हो गए, हमने वहाँ लगाई थी, हमारे पैसे वेस्ट हो गए, फिर हमको कुछ समझा नहीं, कुछ दिक्कत हो गई। मैंने आपको मौका दिया अच्छा समझने का, और मुझे अच्छे से पता है कि जिस लेवल से मैं टीचर को बोलता हूँ कि आपको पढ़ाना है, और मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, डेफिनेटली चीज़ें समझती होगी। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको पूरा फोकस्ड होकर बैठना है। आपको ये सोचकर बैठना है कि मुझे पढ़ना है। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो आप आज ही से ही बंद कर दीजिए पढ़ना। लेकिन अगर आपको पढ़ना है और आपके लाइफ में कुछ गोल है, क्योंकि 10वीं में आपको कितने मार्क्स मिले और कितने मार्क्स नहीं मिले ये आपको कोई नहीं पूछता। जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप एक अच्छा एजुकेशन ले लेंगे, उस समय आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि आपको 10th में कितने मार्क्स थे। हाँ, अभी आपको 10th में मार्क्स मिले, और आपको पता है क्या कि ये जो 10th में हमको परसेंट मिलते हैं ये किस काम के होते हैं? किसी काम के नहीं होते हैं। ये परसेंट सिर्फ एक काम आते हैं, और वो एक काम है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के। उसके बाद इस 10वीं के परसेंट का कोई महत्व नहीं रह जाता। दूसरा ये विषय मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, और इसमें कोई मेरा किसी बच्चों से पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी बच्चे ने हर साल, मैं इस साल कोरोना है करके ये बोल रहा नहीं हूँ, मैं हर साल जब आप मेरे सामने होते हो तो मैं ये सब बातें बोलता ही हूँ कि पिछले साल जो बैच थी वो बैच का रिजल्ट काफ़ी कॉन्क्रीट था, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं थे। आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल गए, और हमारे एरिया के सेंटर्स कैसे हैं दैट यू नो वेरी वेल, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जितने परसेंट मिले हैं उसमें से 20 मार्क्स तो आपको स्कूल से ही गए हैं। आप ओवरऑल पकड़ लीजिए 25% ऊपर एक्स्ट्रा है उसमें, और उस 25% को छोड़ के जो बचा है वो आपके एक्चुअल परसेंट है। अब होता ऐसे है कि जब बच्चों को अच्छे परसेंट मिलते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होती है, होनी भी चाहिए। बट अगर आपकी एक्चुअल एबिलिटी 75 और 80 की है और वो आपको दिखा रहा 90 है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है उसमें भी 10% का अननेसेसरी कॉन्फिडेंस है ना, मतलब झूठा कॉन्फिडेंस है ना। और अगर आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम प्योर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या, यानी मेरी एक्चुअल एबिलिटी क्या है, और एबिलिटी आपको भी बढ़ानी चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे इतने परसेंट मिल गए, हो गया, अब मैं लाइफ में सक्सेस हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपको 10th में परसेंट मिले, और 10th में बहुत अच्छे परसेंट मिलने के बाद अगर आप ये सोच रहे कि आप अभी डॉक्टर बन गए, अभी इंजीनियर बन गए या बन जाएंगे, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। 10वीं के परसेंट सिर्फ एडमिशन के काम आते हैं। एक्चुअल आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है 11 और 12th, और इस टर्निंग पॉइंट में 11th के जो पहले 3 से 4 महीने मैं बेसिक की बात कर रहा हूं, उसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं ना अभी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये बेसिक्स आपका 12th का पूरा एजुकेशन आसान करने वाला है। किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हमारी कोशिश है ये बेसिक अच्छे से मिल जाए। कुछ बच्चों का बीच में फिर फ़ोन आता है कि सर मैं एक काम करूँगा या मैं एक काम करूँगी कि मैं अपनी क्लास 12वीं से लगाऊंगी। आप में से शायद काफ़ी बच्चों ने ऐसा हुआ होगा कि डायरेक्ट 10th क्लास में क्लास लगाया होगा, तो उस समय एक आपको शुरुआत में तो परेशानी नहीं गई होंगी, क्योंकि जहाँ पे भी आपने क्लास लगाया होगा वहाँ पर शुरुआत में अलजेब्रा ही शुरू करते हैं। अपने एरिया में जहाँ पे भी 10th के क्लास पहले शुरू होते हैं, ज्योमेट्री कोई बंदा शुरू नहीं करता, सबसे पहले अलजेब्रा ही शुरू होता है। और वो अलजेब्रा शुरू करने के बाद
शुरुआत के 2 महीने तो हमको इक्वेशन समझ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है सिमिलैरिटी की, सर्कल की, ट्रिग्नोमेट्री की, तो उस समय हमको थीरम्स समझने में या जो भी एप्लीकेशंस होते हैं थीरम्स के वो समझने में जाती परेशानी। अगर हमने 9th में क्लास लगाए है और आपको ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, 30 90 60 के थ्योरम क्या होते हैं, 45 45 90 के थ्योरम, ये 9th में भी है ना। ये बेसिक चीजें अगर क्लियर हो जाए तो 10th में परेशानी नहीं जाती। एग्जैक्टली 11th के ये 3 से 4 महीने इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इस 11th के 3-4 महीने में ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट 100 के पास पूरे फॉर्मूलेस आपको रहेंगे। और अगर ये फिजिकल क्लास शुरू होता ना स्टूडेंट्स, तो आप जानकारी निकालिए, जो विवेकानंद कोचिंग क्लास में पढ़ के जा चुके हैं या 12th में बच्चे, हम फॉर्मूले क्लास में ही लर्न करवा कर लेते हैं। अब मेरे लिए सबसे बड़ा हेडेक मैं बोलूंगा कि ये है कि अगर मैं आपको यहां कोई फॉर्मूले बता भी रहा हूं तो कौन सा बच्चा कितनी सीरियसली उस फॉर्मूले को आसानी से करता है। क्योंकि मैं महाजनवाड़ी के बैच को मैथ्स पढ़ाता हूं या मैं फिजिक्स हिंगना में पढ़ाता हूं, तो मैंने जो बेसिक चीजें बताई है, मैंने जो डायमेंशंस बताए हैं, मैंने जो यूनिट्स बताए हैं, जो फॉर्मूलेस बताए हैं, वो अगर आपको नहीं पता तो आपको आने वाले फिजिक्स में तकलीफ जाने वाली है। हाँ, बायोलॉजी इज अ नॉलेजियस सब्जेक्ट, हर चैप्टर में नया कुछ न कुछ होता है, लेकिन बेसिक वर्ड तो होते ही है। उसमें मोटाइल नॉन मोटाइल आएगा, प्रोक्योरेटिक यूकोरेटिक आएगा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आएगा, ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक आएगा, सेक्सुअल असेक्सुअल वर्ड्स ये आएंगे, सेल, टिश्यू, मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सभी वर्ड्स बायोलॉजी में बार बार आएंगे। शब्द काफ़ी बार बार आएंगे। शुरुआत में बायोलॉजी में जितने ज़्यादा हेवी वर्ड्स होते हैं उतने हेवी वर्ड्स बाद में नहीं होते। ऐसा बच्चों का अनुभव है कि 12th में जाने के बाद जो पूरा सिलेबस होता है उसमें बायो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। हाँ, 2 सब्जेक्ट की तरफ हर साल और हमेशा की तरह बच्चे थोड़ा सा निग्लेक्शन करते हैं। निग्लेक्शन का मतलब उसको निग्लेक्ट करते हैं कि भाई मतलब बहुत लाइटली लेते हैं। आपको मैथ्स अच्छा लगता है, बायोलॉजी अच्छी लगती है, सब बात है, लेकिन 2 सब्जेक्ट और हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये वो 2 सब्जेक्ट है जो आपके स्कोरिंग के बीच में आड़े आते हैं और इसी 2 सब्जेक्ट के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। टीचर्स केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो भी पढ़ा रहे हैं हर चीज पे अच्छे से ध्यान दीजिए, उन्होंने बताई हुई हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। और कुछ नहीं समझता है सो मेक अ हैबिट टू आस्क। कभी कभी टीचर्स बिजी होते हैं किसी काम की वजह से, आपको तुरंत रिप्लाई अगर नहीं दे पाए तो आप बाद में पूछिए, लेकिन पूछिए। और 2 या 3 बार पूछने के बाद भी नहीं रिप्लाई करते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उनको बताऊंगा। यानी कैसा है, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, नहीं तो पहले तो हम लोग बहुत कम मोबाइल यूज़ करते थे। आप लोगों के लिए मोबाइल फेवरेट है, हमारे लिए मोबाइल कोई फेवरेट नहीं है। हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो बच्चों के क्वेश्चंस आने के बाद भी मैं प्रॉपर रिप्लाई करने में मुझे लेट हो जाता है क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं। लेकिन मुझे पता है आप में से काफ़ी बच्चे, नए मैं बच्चे देख रहा हूँ, तीनों मतलब हर ब्रांच के रिप्लाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग मुझे कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे अगर किसी बच्चे ने पूछा ना क्वेश्चनिंग, मुझे स्क्रीनशॉट खींच के पूछते सर इसका मीनिंग क्या है, सर इसका मीनिंग क्या है, सर ऐसा, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और कुछ बच्चों की तरफ से कंप्लेंट भी आती है कि सर मेरा बच्चा तो कुछ करते ही दिखता ही नहीं है मुझे। तो कुछ एक्स्ट्रा स्मार्टनेस वाले स्टूडेंट भी होते हैं कि भाई वीडियो लगा दिया और स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया, एक स्क्रीन पे वीडियो चालू है, दूसरे स्क्रीन पे फ्री फायर चालू है, अभी तो पबजी बंद हो गया, या और कोई गेम चालू है, या चैटिंग चालू है दोस्तों के साथ। आपको पता है जो लोग ऐप से ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना, उन लोगों, उसमें से मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। अब हमारे यूट्यूब पे तो आप चैटिंग नहीं कर सकते ना चालू क्लास में, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है उसमें, लेकिन ऐप वाले इसमें मैंने देखा है, मैंने पूछा और मुझे बताया भी गया है कि सर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बीच में बच्चे बोलते हैं या फिर आपस में चैटिंग करते हैं, काफ़ी सारी परेशानी आ जाती है।
सो दैट्स ऑल, एक छोटा सा ये मेरी तरफ से आपके लिए मार्गदर्शन था जिसमें आप समझिए कि किस तरीके से हम आगे अचीव कर सकते हैं। एंड डोंट वेस्ट द टाइम हियर एंड देयर, इट्स क्योंकि मैंने आपको मौका दिया, अभी 1 महीना हो गया आज हमारे क्लास को, 18 तारीख है आज, बराबर है। तो अभी फटाफट एडमिशन्स करना है और आगे बढ़ना है। कुछ भी क्वेरीज रहती है, डिफिकल्टीज रहती है, अपने पेरेंट्स को बोलो फ़ोन करने के लिए। आप फ़ोन नहीं करेंगे ये कोई सोल्यूशन नहीं किसी भी प्रॉब्लम का, कि यार सर जब फ़ोन करेंगे तब बात करेंगे। मेक अ हैबिट, आप बोलिए आपको आज भी बात करनी है, कल भी बात करनी है। मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं तो फ़ोन करूँगा ही, लेकिन आपको जैसे टाइम मिला आपके पेरेंट्स को, तो आप एक जिम्मेदार स्टूडेंट की बतौर आप खुद फ़ोन कीजिए और बताइए कि सर एडमिशन का क्या है, कैसा फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या है। बात करके फ़ीस जल्दी से जल्दी भरिए, एडमिशन्स कीजिए। सो नाउ द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज चैप्टर नंबर 3, और ये चैप्टर नंबर 3 है किंगडम प्लांटिया। आज मैंने आधा समय जो था जानबूझकर इस पार्ट में दिया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे हमेशा पढ़ाई को लेकर, हाँ एक बात और मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैंने कल एक ये डाला था कि 10th और 12th के अपडेट्स आए, आपके जितने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के ग्रुप हैं प्लीज़ उस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वो जानकारी पहुँचना ज़रूरी है। और मैं जो भी मोटिवेशनल वीडियोज़ डालता हूँ उस मोटिवेशनल वीडियोज़ को आप सर्कुलेट कर सकते हैं। कोचिंग की वीडियो को आप सर्कुलेट मत कीजिए, क्लास से निकाले जाओगे। हाँ, जैसे मैंने नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो स्टोरी जो थे डॉक्टर लहाने की, आउटस्टैंडिंग स्टोरी थी। अभी मैं और 5-7 दिन में एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान की स्टोरी डालने वाला हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त। आप बोलते हैं ना, बहुत से बच्चों की कंप्लेंट्स होती है कि सर मेरे को ये नहीं जम रहा है, मेरे को वो नहीं जम रहा है, कि एकदम गरीब जिसके यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो लेवल के बच्चे आईआईटी कैसे बनते हैं और आईआईटी में कैसे सिलेक्ट होते हैं, उसका एक मोटिवेशनल वीडियोस मैं जल्द ही डालने वाला हूं। और वो आपको सर्कुलेट करना है, सर्कुलेट जितने ज़्यादा बच्चों तक आप पहुंचा सकते हैं। वो 10वीं और 12वीं के लिए जो मैंने अपडेट भेजा है, प्लीज़ उसको सर्कुलेट कीजिए। जितने आपके फैमिली और ग्रुप्स होंगे, फ्रेंड ग्रुप्स होंगे, उसको स्प्रेड कीजिए। स्टेटस पे आप रख सकते हैं, स्टेटस पे आप रख सकते हैं कि न्यू अपडेट्स फॉर स्टूडेंट्स 10th और 12th, मेरे स्टेटस पे जैसा लिखा है, और रखिए ताकि वो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। और अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दीपक तिवारी राइजिंग इंडिया। ऐसी हमेशा ही अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेगी। द नेक्स्ट चैप्टर इज किंगडम प्लांटिया। अब किंगडम प्लांटिया में हमने जो प्लांट्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स हमने देखे थे, और आज हम फिर से प्लांट्स के ही कैरेक्टर्स को रिवाइज करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में। आज मैं आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला, बट आज इंट्रोडक्शन ले लेंगे हम लोग किंगडम प्लांट्स का। क्या है वो इंट्रोडक्शन? व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्लांट? द मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटिया इज कॉल्ड एज प्लांट्स। पहला पॉइंट, the member of kingdom plantia, the member of kingdom plantia is called as plants। उन्हें प्लांट्स कहा जाता है। प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो भी प्रोड्यूस होता है उसके मेन प्लांट्स ही है। दे इंक्लूड्स यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? दे इंक्लूड्स यूकैरियोटिक। आपको बता दो, दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप जो सेल होती है ना, वो प्लांट्स की ही होती है, ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा डेवलप। दे इंक्लूड्स यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रोपिक मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा दे आर सेडेंटरी इन नेचर। सेडेंटरी का मतलब होता है स्थिर, स्टेशनरी। प्लांट्स एक ही जगह पे होते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेडेंटरी का मतलब
स्टेबल, स्टेशनरी, करेक्ट। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, साथ ही साथ यूकैरियोटिक होते हैं, और इसके मेंबर्स को प्लांट्स कहा जाता है कॉमनली। दे शोज द प्रेजेंस ऑफ photosynthetic pigment, or they shows the presence of green plastids। और इस ग्रीन प्लास्टिड्स में 3 प्रकार के पिगमेंट होते हैं। पता नहीं यहां दिया तो नहीं है, बट मैं फिर भी लिख रहा हूँ। या 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इसमें क्रोमोप्लास्ट और दूसरे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, वो इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही करते हैं। फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करते हैं तो इस पिगमेंट की वजह से करते हैं। इस पिगमेंट को कहा जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। अगर ये क्लोरोफिल पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है, साथ ही साथ कैरोटेनॉइड्स होते हैं। अब कैरोटेनॉइड्स में आपने नाम सुना होगा, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। और ये पिगमेंट अगर ह्यूमन बीइंग में होते तो ह्यूमन बीइंग को भी फल लगते और उसको इंसानी फल ये नाम दिया गया रहता, करेक्ट। इंसान के बॉडी में भी फोटोसिंथेसिस होता ना, तो इंसान की बॉडी भी अपना खुद का फूड मटेरियल खुद तैयार करती कि नहीं करती? करती ना। सो इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं प्लांट्स में। तो रिजर्व फूड मटेरियल इन अ प्लांट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो काय के फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। द प्लांट्स बियर्स, आपको पता है प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल्स भी होते हैं हायर प्लांट में, और लोअर जो प्लांट्स होते हैं जो दीवार को चिपके हुए शैवाल वगैरह नहीं होते एकदम लोअर प्लांट्स, उनमें ये सब नहीं प्रेजेंट होते हैं। सो हायर प्लांट्स यानी बड़े वाले, हायर प्लांट्स शोज प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल। आपको पता है वैस्कुलर बंडल कौन से होते हैं? नाम तो आपने सुना ही होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, करेक्ट। वैस्कुलर एंड इट इज एब्सेंट इन लोअर प्लांट्स। और यही वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं इन लोअर प्लांट्स। छोटे छोटे प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं होता है, करेक्ट। दे आर मेन प्रोड्यूसर, दे यानी कौन? प्लांट्स। दे किसके लिए यूज किया गया है? प्लांट्स। दे आर मेन प्रोड्यूसर on earth because they provide the food and essential materials directly or indirectly to the other living organism. They provides food and essential products directly or indirectly to other living organisms, और इसीलिए they are the main producer on the earth। अब आगे में दिया हुआ है इस किंगडम का क्लासिफिकेशन। कल हम किंगडम का क्लासिफिकेशन और उसके आगे की चीजें हम लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर है, समझने के लिए एकदम आसान। बट आज जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए वो इंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में फिट रखना है। जो लिंक लग चुकी है पढ़ाई को,
उसको बरकरार रखना है, क्योंकि जब चीज़ें अनलॉक्ड होगी तो अनलॉक्ड होने के बाद और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। स्कूल का लोड, ट्यूशन का लोड, प्रैक्टिकल्स, अभी आप फ्री हैं और आपको यहाँ पर आपके पढ़ाई से रिलेटेड फुल्ली नॉलेज देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और हमारे टीचर्स कर रहे हैं। एडमिशन्स का याद रखिए, साथ ही साथ 10th और 12th का जो मैंने अपडेट भेजा था वो आपको सभी फ्रेंड्स को सेंड करना है, सभी ग्रुप पर डालना है। ईच एंड एवरीवन 11th स्टैंडर्ड, ये आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, ठीक है। जिसके संपर्क में 10th के बच्चे होंगे वो 12th तक भेजें, नहीं भी होंगे तो डाल जाओ सभी ग्रुप में, पहुँच जाती है सभी तक जानकारी। ये एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो है, आप अपने स्टेटस पे भी ये रख सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं कि न्यू अपडेट्स फॉर स्टूडेंट्स, और नीचे में लिंक को पेस्ट कर दीजिए, स्टेटस पे रख दीजिए फॉर 1 डे। आप सभी ने अगर रख दिया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। दैट्स इट, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। और कोई गाइडेंस लगता है मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। दैट्स इट।